हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं में अध्याय घातांक के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 में कुछ प्रश्न हैं जो विद्यार्थियों से नहीं बन पा रहे, विद्यार्थियों को कठिनाई महसूस हो रही है इन प्रश्नों को हल करने में। तो आज हम उन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 अध्याय 3 घातांक के अंतर्गत में प्रश्नावली 3.1। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रश्न 3 है। प्रश्न क्रमांक जो 3 है, उस प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत दो प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों को पहले हम हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है 16 गुणा टी की घातांक ऋण 3, 16 गुणा टी की घातांक ऋण 3 बटे में 4 की घातांक ऋण 3 गुणा 8 गुणा टी की घातांक ऋण 6। तो यहाँ पर हमारे पास में जो प्रश्न दिया गया है, हम घातांक के नियमों को फॉलो करते हुए हल करने वाले हैं। हमने घातांक का नियम पढ़ा है। घातांक के कई सारे नियम होते हैं, उन नियमों को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 16 गुणा टी की घातांक ऋण 3, ऊपर में देख रहे हैं आप यहाँ। तो बटे में 4 की घातांक ऋण 3 गुणा 8 गुणा टी की घातांक ऋण 6 है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये क्या किस रूप में है? बटे में है। किस रूप में है? ये बटे में है। सबसे पहली बात तो 16 गुणा टी की घातांक ऋण 3 और नीचे में जो है वो क्या है? भाग के रूप में है। तो यहाँ पर क्या ऐसा कुछ संख्या है, ऐसा कुछ संख्या है क्या जो कट जाए भाग देने पर, या फिर ऐसा कुछ संख्या है ऊपर नीचे में कि आधार समान हो जाए? तो देख रहे हैं हम यहाँ पर कि ये जो टी है और ये जो टी है आधार समान है, ऊपर भी टी नीचे भी टी। अब घातांक असमान है लेकिन आधार समान है, ठीक है। उसके पश्चात हम देखेंगे यहाँ पर 8 है, यहाँ 16 है, आधार समान नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16, ये आधार समान हो सकता है। 16/4 आधार समान हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर 16 है और 4 है। तो आप क्या कर सकते हैं? 16 को वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं। 16 का वर्गमूल कौन होता है? आपके 16 का है ना, 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। कितना होता है? 4। तो बटे में तो 4 है ही। तो 16 का वर्ग क्या हो, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 16 के जगह में 4 का वर्ग रख देंगे, क्योंकि 4 का वर्ग का मान क्या होता है? 16 होता है। तो 4 का वर्ग रख देंगे तो नीचे में जो 4 है आधार समान हो जाएगा, तो हमको हल करने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं? 16 के जगह में, किसके जगह में? 16 के जगह में क्या लिखने वाले हैं? 4 की घातांक 2 लिखने वाले हैं, है ना। हमने क्या किया? 16 के जगह में 4 की घातांक 2 लिखा, गुणा में टी की घातांक ऋण 3, टी की घातांक ऋण 3, फिर बटे में आप देख रहे हैं यहाँ पर बटे में कौन है? यहाँ पे बटे में 4 की घातांक ऋण 3 गुणा 8 गुणा के रूप में इधर कौन है? टी की घातांक ऋण 6 है, ठीक है ना। तो यहां तक आपको दिख रहा है। इसके पश्चात हम देख रहे हैं कि आधार समान हो गया है, किसका किसका? टी का और 4 का। तो जब भी आधार समान होता है और भाग कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? जब भी आधार समान होता है, जैसे कि हमने घातांक के नियम में क्या पढ़ा था? a बटे, ठीक है ना, a बटे a, और इसकी घातांक m है, इसकी घातांक n है। तो इस स्थिति में क्या होता है? a की घातांक m ऋण n होता है। हमने घातांक के नियम में पढ़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 आधार समान है तो उनके घातांक आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख दूंगा मैं? 4 की घातांक क्या हो जाएगा? उनके घातांक आपस में घट जाएंगे। तो 2 है, पहले ऋण लिख दीजिए, घटेगा तो ऋण लिख दिया। किससे घटाना है? ऋण 3 से, है ना। किससे घटाना है? ऋण 3 से, ठीक। ये हो गया। उसके पश्चात गुणा, यहाँ पर कौन है? 8 है। कौन है? 8। लेकिन यहाँ पर 8 को हम सिर्फ 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? 1/8। क्या लिखेंगे? ऊपर में 1 होगा ना, इसके लिए बटे में है तो बटे में, इसके लिए तो 4/4 हो गया। इसके लिए क्या? इसके लिए तो टी/टी हो गया। 8 के लिए क्या? 8 के लिए 1/8, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। फिर गुणा, यहाँ पर देख रहे हैं टी की घातांक 3 है और टी की घातांक 6 है, आधार समान है, इसलिए हम क्या करेंगे? आधार समान है। अभी फिर बताया था मैं आपको, चूंकि
a बटा a की घातांक n है तो क्या हो जाता है, m ऋण n हो जाता है। आधार समान होते हैं और भाग कर रहे होते हैं तो उनके घातांक आपस में घट जाते हैं, ऋण हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, t की घातांक ऋण 3, फिर यहां पर ऋण लिख दीजिए, क्योंकि घटा रहे हैं ना, तो किससे घटा रहे हैं, ऋण 6 से घटा रहे हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे, ऋण 6 कर देंगे यहां पर, ठीक है ना। तो आगे क्या होने वाला है देखिए, 4 की घातांक 2 ऋण कोष्टक में ऋण 3 है। अभी यहाँ पर ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, कोष्टक है तो ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, धन 3 है ना, 2 धन 3 हो जाएगा। अब फिर गुणा 1/8 है, 1/8 लिख दीजिए, फिर गुणा t की घातांक ऋण 3 ऋण 6, यहाँ पर ऋण दिख रहा है, ऋण दिख रहा है, 2 ठो ऋण है, गुणा के रूप में है यहाँ पर ऋण ऋण, तो ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण 3 तो है पहले से, ऋण ऋण का गुणा क्या, धन, अब 6 हो गया है। तो आगे जाकर के क्या होने वाला है, आगे जाकर के 4 की घातांक क्या हो जाएगा, 4 की घातांक 2 धन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणा 1/8 का 1/8 ही रखते जाइए। अब यहाँ पर t की घातांक क्या हो जाएगी, 6 के सामने में धन है, 3 के सामने में ऋण है, 6 धनात्मक है, 3 ऋणात्मक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है। 6 में 3 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। कौन सा 3 बचेगा, धन 3, क्योंकि 6 में क्या है, बड़ी संख्या में धन का चिन्ह है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो 4 की घातांक 5 है, 4 की घातांक 5 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 की घातांक 5 का मान क्या हो जाएगा, 4 की घातांक 5 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1024 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1024 गुणा 1/8, ठीक है ना, गुणा t की घातांक 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1024 अब किसके साथ गुणा करेगा, इस बटे वाले में से अंश के साथ में, किसके साथ में, अंश के साथ में। तो 1024/8 गुणा में कौन है, t की घातांक 3 है, तो इसको काट दीजिए आप, है ना। 8 को 1024 से भाग करते हैं, 1024 में कितना, 8 क्या है, भाजक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 128 गुणा t का घन। तो यही हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए और अच्छे से इसको हल करने का प्रयास करिए, इस प्रश्न को प्रैक्टिस करिए। इसके पश्चात हम देखेंगे दूसरा नंबर का प्रश्न, है ना। दूसरा नंबर का प्रश्न में क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर के प्रश्न को हल करने वाले हैं। ये जो दूसरा नंबर का प्रश्न है उसमें क्या लिखा है, धनु कोष्टक के अंदर में, है ना, धनु कोष्टक के अंदर में 1/3 है और 1/3 पूरे की घातांक क्या है, ऋण 1, है ना। उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद फिर कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, 1/4 पूरे की घातांक ऋण 1 है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न को कि ये पूरे की घातांक क्या है और ऋण 1 है। धनु कोष्टक के बाहर में और क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ऋण 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1/3 कोष्टक में है, यहाँ पर इसकी घातांक क्या है, ऋण 1 है। फिर ऋण क्या है, 1/4 पूरे की घातांक क्या है, ऋण 1 है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर जो यहाँ पर जो घातांक ऋण 1 है और यहाँ पर जो घातांक ऋण 1 है, ये किसके लिए है, ये जो ऋण 1 है घातांक वो 1 के लिए भी है और 3 के लिए भी है, और यहाँ पर जो घातांक ऋण 1 है वो भी क्या है, 1 के लिए है और 4 के लिए है। लेकिन इन सभी के ऊपर में धनु कोष्टक के बाहर में जो घातांक रखा हुआ है ऋण 1, वो किसके लिए है, सारे के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी है। तो क्यों ना हम यहाँ पर ये जो घातांक है इसके लिए भी, 1 के लिए भी और 3 के लिए भी, तो क्यों ना हम घातांक को पहले बांट दें, है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, घातांक का नियम क्या कहता है, यदि a/b है और पूरे की घातांक क्या है, m है ना। यदि a/b है और पूरे की घातांक m है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, a की घातांक m/b की घातांक m हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की घातांक भी ऋण 1 हो जाएगी, ठीक है ना। आप घातांक के नियम से हल करते जाएंगे। तो यहाँ पर हल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हल हो जाएगा 1 की घातांक ऋण 1,
है ना, 1 की घातांक ऋण 1 और 3 की घातांक भी ऋण 1 हो जाएगी। अभी इसको क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर में हम इसको बंद कर देंगे। अभी हम क्या कर देंगे, इसको कोष्टक के अंदर में हमने बंद कर दिया। इसके बाद ऋण का चिन्ह है, ऋण लगा दीजिए। अभी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वही घातांक का नियम फॉलो होगा। कौन सा, a बटे b पूरे के घातांक यदि m है तो यहाँ पर a की घातांक m और b की घातांक m हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी कर दीजिए, 1 की घातांक ऋण 1 बटे 4 की घातांक भी ऋण 1। इसको भी हम क्या कर देंगे, कोष्टक में रख देंगे। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को कोष्टक में रखा। लेकिन इसके पश्चात इसके बाहर में भी कौन सी घातांक है, ऋण 1 इसकी घातांक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको भी क्या कर देंगे, रख देंगे धनु कोष्टक के बाहर में, है ना। क्या है घातांक, ऋण 1 है, ठीक। तो हमने पहले क्या किया, घातांकों को बांट दिया। अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, गुणात्मक प्रतिलोम रखने वाले हैं ना। तो यहाँ पर 1 की घातांक ऋण 1 है, 3 की घातांक ऋण 1 है। जहां पर भी घातांक ऋण में है हम उसका क्या कर सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम लगा करके हल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 1 की घातांक ऋण 1 की घातांक ऋण 1 इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 बटा 1 हो जाएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। और 3 की घातांक ऋण 1 इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 बटा 3। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके जगह में इनके गुणात्मक प्रतिलोम को रखने वाले हैं। तो 1 के जगह में क्या रखेंगे, अब हम 1 के जगह में हम रखने वाले हैं, अब 1 बटा 1 रखने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर 3 के जगह में क्या रखने वाले हैं, 1 बटा 3 रखने वाले हैं। हमने क्या किया, 1 बटे 1 रख लिया और 1 बटे 3 रख लिया गुणात्मक प्रतिलोम। इसके पश्चात ऋण का चिन्ह है और ऋण के चिन्ह के पश्चात यहाँ पर देखेंगे क्या है, 1 की घातांक ऋण 1 है। तो यहाँ पर भी 1 की घातांक ऋण 1 के लिए हम क्या रखेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम 1 बटा 1 रख देंगे, 1 बटा 1 रख दीजिए। उसके पश्चात 4 की घातांक 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 बटा 4 हो जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर धनु कोष्टक की जरूरत नहीं है ना, उसके पश्चात धनु कोष्टक की जरूरत यहाँ नहीं रहेगी। हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये कोष्टक लगा देंगे और बाहर में कौन सा अभी घातांक है, ऋण 1 है। तो देखिए यहाँ पर अभी बटे के ऊपर में बटा, ठीक है ना। अभी क्या दिख रहा है आपको, बटे के ऊपर में बटा बटा। इसका मतलब क्या, दो बटे वाले भाग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, 2 बटे वाले भाग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक इस रूप में है, a बटा बी भागित b बटा सी, इस रूप में है ना। a बटा बी कौन है, 1 बटा 1, b बटा सी कौन है, 1 बटा 3। ये दोनों भाग के रूप में है ना, बटे वाले। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, यदि a बटा b और b बटा c है तो क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में a बटा b का a बटा b लिख देते हैं, गुणा c कहाँ चला जाता है, ऊपर, और b कहाँ आ जाता है, नीचे। तो ऐसा हो जाता है हल। तो इसी तरह ठीक यहाँ पर भी क्या होने वाला है, देखिए 1 बटा 1 का 1 बटा 1 लिख दिया, गुणा लगा देंगे। अभी यहाँ पर 1 बटा 3 क्या होने वाला, 3 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 1 नीचे हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ऋण चिन्ह के बाद क्या, 1 बटा, यहाँ पर देख रहे हैं 1 बटा 1, इसको भी सेम इसी तरह से कर दिए, 4 ऊपर की ओर और 1 नीचे की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, देखिए 3 का गुणा 1 से कर दो, 3 का गुणा 1 से कर दो, 3 एकम 3 बटे 1 का 1 एकम 1 हो जाएगा। फिर ऋण का चिन्ह है, ऋण लगा दीजिए। 4 का गुणा 1 से 4 एकम 4, ठीक है ना। 4 का गुणा 1 से 4 एकम 4, 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक। अभी यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 ऋण 3, ठीक है ना। अभी ये बटे में 1 है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ऋण 4 हो जाएगा। पूरे की घातांक क्या है, यहाँ पर ऋण 1 है, पूरे की घातांक क्या है, ऋण 1 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 4 क्या होने, घटने वाले हैं। 4 में 3 घटेगा, कितना बचेगा, ऋण 1 बच जाएगा, है ना। क्या बच जाएगा, ऋण 1 बच जाएगा। और ऋण 1, यहाँ पर जो ऋण 1 है इसकी घातांक क्या है, ऋण 1, इसकी घातांक क्या हो जाएगी, ऋण 1। तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ऋण 1 ही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऋण 1 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास में ऋण 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नावली 3.1 में तीसरा प्रश्न का यहाँ पर हमने 2 सवालों को हल कर लिया है। तो आपको इसको वीडियो को बार बार देखना है, अगर समझ में नहीं आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको चौथा प्रश्न भी मिल जाए, आने वाला अगला वीडियो भी मिल जाए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।